अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं आज आपको अपने जो मेरा तजर्बा है प्रोफेशनल उससे एक ऐसा कारोबारी राज बताऊंगा जो शायद बहुत से बिज़नेस एनालिस्ट जो शायद बिज़नेसों के मालिक इस बारे में ना सोचते हों। अल्लाह करे आपका फ़ायदा हो, आप भी इस सोच से सोचने लग जाएं और अपने कारोबार को बेहतर करें। 2014 में मैं टेलीनॉर में काम करता था, स्पेशलिस्ट था मैं कस्टमर वैल्यू मैनेजमेंट का। मेरा काम था डेटा एनालिसिस करना, सेगमेंटेशन करना, कैंपेन बनाना और कैंपेन्स के थ्रू मेक श्योर करना कि हम अपने टारगेट्स को अचीव कर रहे हैं। और उसमें जिस टीम में मैं था तो हमारा ये भी काम था कि ऐसा कैंपेन जो रेवेन्यू ना ला रहा हो तो हम उसको डिस्कार्ड कर दें, ख़त्म कर दें। तो मैंने एक सेगमेंटेशन की लोगों की उनकी रेवेन्यू के ऊपर कि वो हमें कितना पैसा देते हैं। हमारे पास ये भी ऑप्शन था कि हमें जो ज़्यादा पैसा देते हैं हम उनको अच्छी सर्विस दें, अच्छे सिग्नल दें, और जो लोग हमें कम पैसे देते हैं हम उनको जो है ना बेहतर सर्विस ना दें, उनके पास ज़्यादा सिग्नल ना जाए, उनकी इंटरनेट की बैंडविड्थ कम हो। तो ये हमारे पास ऑप्शन था। तो सिर्फ एक फैक्टर के बेस पे, और वो फैक्टर पैसे देना, रेवेन्यू, मंथली रेवेन्यू, ईयरली रेवेन्यू, उस पर था। उन दिनों में मैं पढ़ता भी बहुत था किताबें कस्टमर वैल्यू मैनेजमेंट के। डॉक्टर कुमार की मैंने एक किताब पढ़ी, मैनेजिंग कस्टमर्स फॉर प्रॉफिट। वो किताब मैंने 5-6 दफ़ा पढ़ी। वो एक बेहतरीन किताब है। उसमें उसने कहा कि कभी भी कस्टमर की सेगमेंटेशन या कैंपेन्स सिर्फ पैसे के बेस पर ना करो, क्योंकि कस्टमर्स की जो रेवेन्यू होता है कस्टमर का, वो उनकी फ्रीक्वेंसी से भी आ रहा होता है, वो उनकी रीसेंसी से भी आ रहा होता है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो उनके सोशल नेटवर्क से आ रहा होता है। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है, आपने ये बात लाजमी सुननी है। फिर मैंने सोचा कि यार सोशल नेटवर्किंग एनालिसिस इम्पॉर्टेंट है। मैंने सोशल नेटवर्किंग एनालिसिस किया प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स की टीम के साथ बैठ के सारे यूज़र्स का। तो जो पहला मॉडल था जहाँ पे सिर्फ रेवेन्यू का फैक्टर, सिर्फ पैसे का फैक्टर हम देख रहे थे, तो उसमें मैंने अपने ज़ाती नंबर्स चेक किए। मतलब मेरा नंबर, मेरी सिस्टर उन दिनों यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी तो उनका नंबर, और अपनी वालदा का नंबर, उनको देखा। तो मेरा नंबर, मेरी सिस्टर का नंबर हाई रेवेन्यू की वजह से बेहतर सर्विस ले रहे थे, और जो वालदा का नंबर था वो उसमें सिर्फ हम कॉल्स करते थे सारे, कॉन्फ्रेंस कॉल करना, शाम को हम सब अम्मी को कॉल करते। तो वालदा के नंबर पे सिर्फ इनकमिंग कॉल्स थी, तो पैसा था नहीं। उस हिसाब से वालदा को जो है ना अच्छी सर्विस नहीं मिलनी चाहिए थी। जब मैंने सोशल नेटवर्किंग को यूज़ किया तो मेरी वालदा के जो पॉइंट्स थे वो हम सबसे ज़्यादा थे। उसकी वजह ये थी कि मैं कॉल्स पे, फ़ोन पे ज़्यादा ख़र्चा कर रहा था, मेरी सिस्टर ज़्यादा ख़र्चा कर रही थी। हम वालदा की वजह से कर रहे थे कि हम उन्हें रोज़ाना कॉल करते, उनसे रोज़ाना बात करते। तो मुझे कारोबार का एक बहुत बड़ा सबक समझ आ गया कि ज़रूरी नहीं है कि आपके वो तमाम गाहक जो आपको पैसा देते हैं वो आपके बेहतरीन गाहक हैं। आपके कभी कभी कुछ गाहक ऐसे भी होते हैं जो वजह हैं, जो फाउंडेशन है इस चीज़ की कि आपके पास गाहक आएँ। तो हम तो क्या कहते हैं, हमारा तो जितना भी रेवेन्यू था वो उस वजह से आ रहा था, तो वालदा के नंबर की वजह से आ रहा था। फिर हमने डाटा एनालिसिस के थ्रू उन लोगों को भी रैंक करना शुरू कर दिया कि जिनकी वजह से बैलेंस आ रहा है। तो ये बात समझने की कोशिश करें आप। बिज़नेस में, डाटा एनालिसिस में मेरी ज़िंदगी इसी में गुजरी है। मिलियन सब्सक्राइबर्स के डाटा को एनालाइज़ किया, यूफोन में, टेलीनॉर में, जोंग में, मलेशिया में के मलेशियन टेलीकॉम कंपनीज़ में, और फिर जितना फ्रीलांस के तौर पर सूडान टेलीकॉम को ट्रेन किया, सऊदीया टेलीकॉम को ट्रेन किया। डाटा बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, इसको टॉर्चर किया जाए तो बहुत अचीवमेंट हो सकती है। कंपनीज़ बहुत बेहतर काम कर सकती हैं अगर इसको टॉर्चर किया जाए। लेकिन डाटा का एक और साइड भी है, वो ये है कि अगर डाटा के बेस पे अगर आप गलत डिसीजंस लेते हैं
तो वो आपको ख़राब भी कर सकता है। अभी मैं आपको ऐसी मिसाल दूंगा जो इतना टेक्निकल नहीं है, जो हर बंदे को समझ आएगी। देखें, एज एन एनालिस्ट, एज एडवाइज़र टू मुख्तलिफ़ कंपनियों के मुख्तलिफ़ CEOs के, मैं उन्हें अक्सर नोकिया की मिसाल देता हूँ। देखो, जब एंड्रॉयड आया था तो नोकिया वाले नंबर्स को देख रहे थे कि भाई एंड्रॉयड चाहे है भी तो हमारे पास तो क्या कहते हैं, हमारे फ़ोन को लोग फिर भी यूज़ कर रहे हैं। उनको लगता था कि लोग एक छोटा सा फ़ोन भी रखेंगे और स्मार्टफोन भी रखेंगे, लेकिन हकीकत में कुछ अरसे बाद लोगों ने उस छोटे फ़ोन को फेंक दिया। सब काम के लिए वही एंड्रॉयड गूगल का यूज़ हो रहा था। तो ये उनकी मिसकंसेप्शन थी। वो नंबर्स की तरफ देख रहे थे, वो पैसे की तरफ देख रहे थे। एक और मिसाल आपको देता हूँ। AT&T और चाइना मोबाइल दुनिया के अमीर तरीन कंपनियों में एक कंपनीज़ हैं। AT&T टेलीकॉम कंपनी है USA की, और चाइना मोबाइल चाइना की है, जैसा नाम से ज़ाहिर है। इनके पास बिलियंस का रिसर्च का बजट है, बिलियंस का। और ये जो है ना, डाटा कलेक्ट करते थे लोगों से अपने प्रोडक्ट ब्रांड का इमेज के बारे में। अब वो SMS के बारे में हमेशा पूछते थे कि क्या हमारे SMS के पैकेज ठीक है। लोग कहते थे ठीक है भाई, 10 रुपये में जो है ना, 10 रुपये में 1000 मैसेज सेंड करने देते हो, ज़बरदस्त है। लेकिन दोस्तों, मसला ये था कि वो उन्होंने ये नहीं पूछा कि क्या मैसेज से खुश हो, इससे बेहतर सर्विस हो सकता है कोई, ये नहीं पूछा उन्होंने। तो कभी प्रोडक्ट डेवलपमेंट की टीम का जो नज़र है ना, वो व्हाट्सएप जैसी कोई चीज़ पे गया नहीं। उधर से एक लड़के ने अपने घर में बैठकर ये सोच लिया कि जनाब, मैंने व्हाट्सएप मैसेजिंग सर्विस बोरिंग है, मैंने व्हाट्सएप जैसी चीज़ बनानी है। उसने बना दी, फेसबुक ने ख़रीद ली। इस चीज़ के ऊपर कि कंपनियां कहाँ गलत होती हैं, कैसे उनकी परफॉर्मेंस होती है, मेरी PhD इसी चीज़ के ऊपर है, मेरा MPhil भी इसी चीज़ के ऊपर है। तो डाटा को एनालिसिस करके ये सारी टेलीकॉम कंपनीज गलत रास्ते की तरफ जा रही थी। ये सिर्फ नंबर्स की तरफ देख रहे थे, और बदले में 368 बिलियन US डॉलर्स का नुकसान हुआ है टेलीकॉम कंपनीज को सिर्फ एक ऐप व्हाट्सएप की वजह से। और उसको 2016 तक 5 से 6 लोग मैनेज करते थे। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि कभी कभी डाटा आपको मिसलीड भी कर सकता है। हमेशा डाटा के साथ ह्यूमन इंटेलेक्ट देखा करें। मशीन्स में इंट्यूशन नहीं है। आप प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स की जो भी हमारी वो थी, अच्छा एक लंबी बात हो जाएगी। मैं तो मुख्तलिफ़ चीज़ों को देखता था। पाकिस्तान में एक चीज़ होती थी कॉलर रिंगटोन, पता नहीं अब लोग रखते हैं नहीं रखते, लेकिन जब मैं मेरे करियर के शुरू के दिन थे 2011 से मेरे ख्याल में 12-13 तक मैं इन छोटी छोटी चीज़ों को देखता था। हाँ, जिस तरह के रिंगटोन होना, ये चीज़ें। उसमें हमने देखा कि जो लोग जो है ना बॉलीवुड के गाने रखते हैं, वो नात भी रखते हैं। और हमारे जहन में आया, हमने कहा भाई ये क्या बात हुई, जो मुल्ला भी है साथ में बॉलीवुड को भी सुनता है, तो ये हिपोक्रेसी है लोगों की। डाटा एनालिसिस करके हमने प्रेजेंटेशंस दी कि यार ये तो हिपोक्रेसी होती है लोगों की। अच्छा, हमने ये नहीं देखा कि बॉलीवुड के भी तो कुछ ऐसे सॉन्ग्स थे जो इस्लामिक हैं, जो अच्छे हैं। हम उन डिटेल में नहीं गए। हमने कैटेगरी बनाई कि यार भाई ये तो सॉन्ग बॉलीवुड ने बनाया, ये नात लोगों ने कहा है। तो जो लोग नात भी लगा रहे हैं, बॉलीवुड भी लगा रहे हैं, भाई बॉलीवुड की कैटेगरी में वो चीज़ें भी तो वो लगाते हैं ना जो इस्लामिक हों, जो अच्छे हैं, ठीक है ना। तो बाद में जब मैंने एक्सप्लोर किया कैटेगराइजेशन को, तो मैंने देखा कैटेगराइजेशन में ही प्रॉब्लम है। ठीक है, हमें तो कैंपेन करना था, हमें जो लोग नाच लगा दें उनको भाई बॉलीवुड के सॉन्ग अच्छे जो है ना फेंक दो, बेच दो उनको, वो बिक नहीं रहे थे। मैं कहा ये क्या हो गया, बाद में पता चला वो तो कैटेगराइजेशन का ही मसला था। तो डाटा में कभी कभी मसले होते हैं। हमेशा नंबर्स को मत देखो कारोबार में। इंसानों को समझने के लिए इंसान अपना दिमाग भी इस्तेमाल किया करो। अल्लाह करे किसी के लिए ये वीडियोस फ़ायदेमंद हो। अल्लाह हाफ़िज़।